आज की क्लास में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है? ओके सर. ओके. हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में स्टार्ट किया था डिसोल्यूशन, यस सर. एंड डिसोल्यूशन में वी हैव डिस्कस्ड वेरियस स्टेप्स ऑफ द डिसोल्यूशन ना. तो इन द प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द स्टेप्स ऑफ डिसोल्यूशन. उसमें हमने क्या क्या कवर किया था, याद है आपको? कि लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल गिव यू वन बैलेंस शीट इन द क्वेश्चन. आउट ऑफ दैट यू हैव टू पिक मार्केटेबल एसेट्स एंड इट विल बी ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट. Then you have to transfer all the outsider liabilities from the balance sheet to the realization account. Then you have to pick all the reserves and provision. All general reserves will be given to the partners. Provision will be transferred to the realization. And for the specific reserve, you have to check whether there is any claim pending or not. यस सर. If there is no claim, directly you can give this reserve to the partner. Otherwise, इसको भी आप realization में लेके आ जाना. यस सर. देन वी हैव टू रियलाइज द एसेट. मैंने आपको लिखवाया था कि अगर आप एसेट को सेल करोगे एंड ऑल, ये सब कुछ क्लियर है ना आपको? यस सर. वेरी गुड. तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप था, जहां से मैं क्लास आपका खत्म किया था, दैट वाज ट्रीटमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस. और एक्चुअली ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है बिकॉज यहां पर काफी सारे एडजस्टमेंट बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं. ट्रीटमेंट ऑफ स्टेप नंबर 7 इट वाज ट्रीटमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस. और एक्चुअली यहां पर काफी ट्विस्ट आते हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक? एज आई टोल्ड यू कि अगर आप अपनी फर्म को शट डाउन करते हो, फर्म को डिसॉल्व करते हो, देयर आर सर्टेन एक्सपेंसेस व्हिच यू नीड टू लाइक इनकर. Like you have to hire the services of liquidator. Sometime you have to pay some legal expenses. So there are certain expenses which we have to do while dissolving the firm, and these expenses are called as what? Realization expenses. Yes sir. Primary, it is a duty of partnership firm to pay these expenses, na? Because we always assume firm and owner both are separate. Yes sir. So logically, the partnership firm should pay these expenses, na? Yes. So there are two most important word in this adjustment. One is borne and one is paid. Borne means who is responsible to pay these expenses, and paid means who actually pays these expenses. Clear? So under this there are different cases. Case number 1, if nothing is mentioned in the question. Suppose क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं किया है. If nothing is mentioned in question about कि किसको कौन रिस्पॉन्सिबल था, किसको पे करना था, कुछ मेंशन नहीं किया है. तो अंडर सच केस यू विल एज्यूम दैट पार्टनरशिप फर्म जो है हमारी, वही बॉर्न करेगी और वही पे करेगी अगर कुछ मेंशन नहीं किया तो. I will give you example of each case. Clear? तो फॉर एग्जाम्पल सपोज आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो एंड दे हैव मेंशन कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू ₹5,000. सपोज ऐसा कुछ वर्डिंग यूज किया है. क्लियर? अभी इन दिस वर्डिंग वेदर आई हैव मेंशन कि कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन पे कर रहा है, कुछ मेंशन किया मैंने? नहीं सर. नहीं ना. तो आपको यही एज्यूम करना होगा अंडर सच केस कि पार्टनरशिप फर्म ही रिस्पॉन्सिबल थी और पार्टनरशिप फर्म ने ही इसको पे किया. दिस इज द सिंपलेस्ट केस. और आप एक सिंपल इसकी एंट्री पास कर दोगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, बिकॉज इट इज अ लॉस, इट इज अ काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर ना. तो डेबिट तो करना पड़ेगा इसको. तो कैश और बैंक अकाउंट जैसे भी आपने इन एक्सपेंसेस को पे किया. तो क्वेश्चन में अगर कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया है तो यू हैव टू एज्यूम दैट पार्टनरशिप फर्म विल बी रिस्पॉन्सिबल टू पे दीज एक्सपेंसेस एंड दे हैव पेड आल्सो. क्लियर? कोई डाउट इसमें केस नंबर 1 में? नो सर. केस नंबर 2, कभी कभी वर्डिंग आपको ऐसा मिलेगा कि लाइक पार्टनरशिप फर्म has to borne the expenses but paid by partner. Means actually the partnership firm was responsible to pay these expenses, but in the real time it was paid by the partner. For example, wording कैसे क्वेश्चन में आएगा? realization expenses
of say rupees 5,000 was paid by partner on behalf of firm. तो अगर आप इस लाइन को एक बार रीड करना और मुझे बताना इस लाइन का मीनिंग क्या है. On behalf of partners ने पे किया. बट रिस्पॉन्सिबल कौन था पे करने के लिए? हु वाज Firm. फर्म ना. So that means in this case firm was responsible to pay these expenses but it was actually paid by the partner. Yes sir. तो रिस्पॉन्सिबल फर्म थी तो इसका बर्डन किसको लेना चाहिए फिर? फर्म को लेना चाहिए, सिंपल, बिकॉज फर्म हैज टू बॉर्न दीज एक्सपेंसेस ना. Yes sir. तो अंडर सच केस आप एंट्री क्या पास कर दोगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो पार्टनरशिप फर्म ने पे तो नहीं किया तो कैश तो आउट नहीं होगा कुछ भी यहां से. Yes sir. पे किसने किया? पार्टनर ने. रिस्पॉन्सिबल कौन था? फर्म. Firm. तो पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को उतना मनी रीइंबर्स कर देगी और एंट्री क्या बन जाएगी? रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल. समझा आपको ये? But cash तो आउट नहीं हुआ. हाँ, तो कैश पार्टनर ने पे कर दिया ना, तो पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को इसलिए तो रीइंबर्स कर रही है. Oh okay. हाँ सर समझ आ गया. समझा ना? हाँ. तो पार्टनरशिप फर्म पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में 5,000 रुपीज ऐड कर रही है. क्लियर? कोई डाउट इसमें? Yes sir. No sir. केस नंबर 3, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस टू बी borne by partner but paid by firm. मीन्स लॉजिकली एक्सपेंसेस को बॉर्न किसको करना था? कौन रिस्पॉन्सिबल था? Partner. बट पे किसने किया रियल टाइम में? Firm. फर्म ने. तो आई विल गिव यू वन एग्जांपल आल्सो फॉर दिस. तो ऐसा कुछ वर्डिंग आएगा, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस of rupees say 5,000 paid by firm on behalf of partner. तो अगर आप इस लाइन को डीकोड करो तो इसका मीनिंग क्या आ रहा है कि पार्टनर रिस्पॉन्सिबल था पे करने के लिए But पे firm ने किया. बट पे फर्म ने किया. तो रिस्पॉन्सिबल कौन था? Partner. तो ये बर्डन किसके ऊपर आना चाहिए था? Partner. पे किसने किया है मनी? Firm. तो आपके हिसाब से फर्म को यहां पे क्या करना चाहिए? फर्म पे करेगा बट फिर पार्टनर फर्म को पे करेगा. तो आपके हिसाब से एंट्री क्या बनाऊंगा यहाँ पे? रियलाइजेशन एक्सपेंस डेबिट अकाउंट डेबिट टू कैश. तो आपने फिर तो पार्टनर को डेबिट कर दिया, सॉरी आपने तो रियलाइजेशन को डेबिट कर दिया. दैट मींस बर्डन तो पार्टनरशिप फर्म का हो गया ना फिर. बट फिर पार्टनर पे करेगा. देखो एंट्री बनेगी इसकी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक. बिकॉज आपके बिजनेस से 5,000 रुपीज आउट होगा. बट क्या ये बिजनेस का एक्सपेंडिचर होना चाहिए? नो. बिकॉज बिजनेस वाज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू पे दीज एक्सपेंसेस. Yes तो sir. व्हाट बिजनेस विल डू? बिजनेस विल रिकवर दिस मनी फ्रॉम द पार्टनर्स ओनली. Yes sir. तो आपकी एंट्री यहां पर क्या हो जाएगी? पार्टनर्स कैपिटल टू कैश और बैंक. Hmm. क्लियर हुआ ये एंट्री आपको? Yes sir. कभी कभी क्वेश्चन में केस नंबर 4 में कैसा कुछ वर्डिंग आएगा, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस टू बी borne and paid by firm, paid by partner, sorry. So for example, say realization expenses of rupees 5,000 borne and paid by partner privately. आपका लॉजिक No क्या entry. होगा? वेरी गुड, नो एंट्री. बिकॉज रीजन
फर्म इन्वॉल्व ही नहीं है इसमें। बिकॉज पार्टनर ने पे करना था, पार्टनर ने पे कर दिया प्राइवेटली। ना बिजनेस का हाँ। कोई लॉस हुआ, ना बिजनेस में कोई मनी इन हुआ, ना बिजनेस से कोई मनी आउट हुआ। यस सर। दैट्स व्हाई वी विल नॉट पास एनी एंट्री इन द बुक्स। हम्म। केस नंबर 5, realization expenses to be borne by one partner but paid by another partner. So for example, if I say कि realization expenses of rupees 5,000 to be borne by A is a partner here, okay? But paid by partner B. तो आप सोचो और बताओ इसका एंट्री क्या बनाऊं मैं अभी। इसके लिए 2 एंट्रीज आएंगे। सोच के बताओ। 2 एंट्री का रीजन भी दो। वाई 2 एंट्रीज? कुछ पहले ए के कैपिटल अकाउंट से हम डेबिट टू कैश, नहीं सॉरी बी के कैपिटल अकाउंट से डेबिट टू कैश, फिर Okay. ए डेबिट टू बी। तो बी का कैपिटल डेबिट क्यों कर रहे हो आप यहाँ पे? पहले डेबिट कर रहे बिकॉज वो पे कर रहा है। तो कैपिटल को डेबिट करो आप यहाँ पे। यहाँ पे सिंपल से एक एंट्री पास कर दो, ए कैपिटल टू बी कैपिटल। देखो आपको इसमें मैंने ऐसा बोला है कि बी ने फर्म के पैसों से एक्सपेंसेस पे करी है। नहीं। ऐसा हाँ। तो बी ने पर्सनली पे किया होगा ना इसको। ओके सर। तो अभी ए बी को उतना मनी रीइंबर्स कर देगा। तो आपकी एंट्री यहाँ पर क्या बन जाएगी? एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। ओके तो सर। यहाँ पर कैश वगैरह कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बिकॉज एक्चुअली पार्टनरशिप फॉर्म में ना कोई कैश इन हुआ ना कोई कैश आउट हुआ, बिकॉज एक्सपेंसेस ए को बॉर्न करनी थी, बी ने प्राइवेटली पे कर दी। तो ए उतना मनी बी को रीइंबर्स करेगा। तो हम लोग ए के कैपिटल में से 5,000 रुपीज निकाल के बी के कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। ओके सर। समझा आपको ये? यस सर। अभी एक्चुअली बोर्ड एग्जाम में होता क्या है, केस तो ये 4 ही है इनफैक्ट, है ना? बट वो लोग क्या करते हैं, इन चारों केसेस को मिला के केस बना देंगे आपके लिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं क्वेश्चन देता हूं आपको, छोटा सा सॉल्व करना है इसको। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ रुपीज 10,000 टू बी बॉर्न बाई फर्म। आगे लिखा होगा हाफ पेड बाई हाफ, या 1/4 या 3/4, कुछ भी हो सकता है। हाफ पेड बाई फर्म एंड हाफ बाई पार्टनर। सोच के बताना एंट्री क्या बनाओगे, बिकॉज यहां पे मैंने 2 केसेस को मिक्स कर दिया। हाफ होगा कैश से, 1000 लगेगा, हाफ पेड बाय पार्टनर। Realization debit to cash 5,000। रियलाइजेशन डेबिट कर दूं? ओके, कितने अमाउंट से डेबिट करूं? 5,000। ओके, आगे बोलो। नेक्स्ट क्या आएगा अभी? हाफ बाय पार्टनर है बट नहीं, पार्टनर को भी पैसे जाने चाहिए। बिल्कुल जाना चाहिए। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल कौन था पे करने के लिए? फर्म। फर्म। तो आधा पार्टनर ने पे किया, तो पार्टनरशिप फर्म हाफ मनी पार्टनर को रीइंबर्स करेगी ना। अच्छा, तो फिर रियलाइजेशन अकाउंट बाय 10,000, डेबिट टू पार्टनर 5,000 टू कैश ओब्लिक बैंक 5,000। वेरी गुड, नाउ यू आर राइट। क्लियर ना? हाँ। बिकॉज एक्सपेंसेस का पूरा बर्डन आपको फर्म को ही देना है ना। तो जो पार्ट पार्टनर ने पे किया, पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को उतना मनी रीइंबर्स कर देगी। क्लियर ना? यस सर। इसका एंट्री बनाओ अभी आप। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस
of rupees 10,000 to be borne by partner half paid by firm and half by partner. बताओ एंट्री क्या बनाओ, सोच के बताना। दो अलग अलग एंट्री होंगी। बनाओ, दो अलग अलग बनाओ एंट्री, फिर मर्ज कर देंगे उनको। आपके माइंड में अगर दो आ रही तो दो बनाओ एंट्री, आप बाद में मर्ज करेंगे उसको। तो हाफ वाज पेड बाय फर्म, हम्म तो फिर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हम्म टू कैश ओके। 5,000 आप रियलाइजेशन डेबिट, एंड सुनो 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 अमानी सुनो, आप रियलाइजेशन डेबिट क्यों कर रहे हो इधर? बिकॉज आधा फर्म ने पे किया। तो क्या फर्म रिस्पॉन्सिबल थी पे करने के लिए? नहीं, बट फिर हम पार्टनर को इसका डेबिट कर बर्डन, देंगे सुनो ना, इसका रियलाइजेशन। बर्डन किसके ऊपर जाना चाहिए था? हाँ, पार्टनर पे, तो एक चीज डायरेक्टली सुनो, पार्टनर डेबिट। एक चीज अपने माइंड में रखना, क्वेश्चन में जब आपको बोला जाए ना कि फर्म इज टू बॉर्न दीज एक्सपेंसेस, तो आप उसी केस में रियलाइजेशन को डेबिट करोगे। ओके। बिकॉज फर्म का अकाउंट कौन सा है? रियलाइजेशन अकाउंट। तो अगर फर्म बॉर्न करेगी, अगर फर्म रिस्पॉन्सिबल होगी, उसी केस में रियलाइजेशन डेबिट होगा। यहां पर फर्म रिस्पॉन्सिबल नहीं है, यहां पर पार्टनर रिस्पॉन्सिबल था। अभी ट्राई करो एंट्री पास करने के लिए। फिर पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अमाउंट 5,000। ओनली 5 ना? हम्म वेरी गुड। व्हाई नॉट 10? बिकॉज 5,000 पार्टनर ने प्राइवेटली पे कर दिया। बिकॉज 5,000 उसी को पे करना, तो उसी का बर्डन था वो। तो हाँ। उसके लिए आप कोई भी एंट्री पास नहीं करोगे। तो जो फर्म ने पे किया 5,000 रुपीज, वो मनी पार्टनरशिप फर्म पार्टनर से रिकवर कर लेगी। क्लियर? एक और एंट्री बनाओ अभी आप यहाँ, बिकॉज इस पे काफी सारे केसेस वो जनरेट कर देते हैं। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ रुपीज 10,000। सोच के बताना इसकी एंट्री, ठीक है? क्योंकि मैं यहाँ पे मल्टीपल केसेस रखता हूँ, यहाँ पे कम से कम 1,000 केसेस बन जाएंगे अभी। ऑफ रुपीज 1,000 ओके सर। टू बी borne by partner A, half paid by firm and half by partner B। बताओ इसका एंट्री क्या बनाओगे? पार्टनर ए कैपिटल अकाउंट डेबिट बाय 10,000 टू कैश अकाउंट टू पार्टनर बी अकाउंट। वेरी गुड। तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट बाय 10,000 टू कैश अकाउंट, जो मनी फर्म ने पे किया उतना कैश आप फर्म से आउट करोगे, एंड टू बीस कैपिटल अकाउंट। एक और मैं केस दे रहा हूं आपको अभी, इसको आप सोच के पास करना, ठीक है? सोच के पास करना, ऐसे ब्लाइंडली मत बताना, ठीक है? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ रुपीज 10,000 was settled with unrecorded computer of rupees 12,000। थिंक, सोचो क्या होगा यहां पे अभी। Realization expenses of 10,000 was settled with a computer of rupees 12,000। कुछ लॉजिक लगाओ यहाँ पे कुछ। आया कुछ माइंड में?
मतलब अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर ऑलरेडी रियलाइजेशन एक्सपेंस क्या हम बोल रहे हो बना आप? देते हैं। आप बताओ एंट्री आपके माइंड में क्या आ रही है? मैं फिर जस्टिफाई करूंगा ना उसको। नो एंट्री आ रही है। नो, वेरी गुड, एक्चुअली नो एंट्री बनेगी, वेरी गुड। बट अभी आप इसको जस्टिफाई करो, व्हाई नो एंट्री? बिकॉज अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर को हम लोग जब लाएंगे तो हम उसको डायरेक्टली रियलाइजेशन अकाउंट में ही लाएंगे। उसको तो रिकॉर्ड किस लिए करोगे? अब इट इज अनरिकॉर्डेड ऑलरेडी ना। एज लाइक हम आप उस हाँ आप ये बोल रहे हो बिल्कुल पहले इसको बिल्कुल। रिकॉर्ड करें हम लोग? नहीं नहीं नहीं, फिर तो रिवैल्यूएशन बनाना पड़ेगा, बहुत करना पड़ेगा। हाँ, रिकॉर्ड नहीं करना है आपको इसको। देखो, आपको मैंने एक शॉर्टकट दिया था लास्ट क्लास में कि अगर आप किसी भी लाइबिलिटीज को, है ना, हम्म वेदर इट इज रिकॉर्डेड और इट इज अनरिकॉर्डेड, हम्म अगर आप उसका सेटलमेंट एसेट से करोगे, चाहे वो रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड हो, उसके हम्म लिए कोई एंट्री नहीं बनती ना। हम्म तो ये भी तो एक लाइबिलिटी है ना पार्टनरशिप फर्म की। यस सर। एंड एक्चुअली ये भी तो अनरिकॉर्डेड है, हम्म क्योंकि ये एक्सपेंसेस तो बैलेंस शीट के अंदर हो नहीं सकते ना अभी, हम्म क्योंकि ये एक्सपेंसेस तो डिसोल्यूशन के टाइम पे आए ना आपके पास। यस तो सर। इट इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, जो बुक्स में होगी नहीं, जो बैलेंस शीट में होगी नहीं, हम्म और आपने इसका सेटलमेंट कर दिया विद द अनरिकॉर्डेड एसेट। हम्म दैट्स वाई आप यहां पे कोई भी एंट्री पास नहीं करोगे। ओके सर। तो कंप्यूटर चाहे 12,000 का हो, चाहे 9,000 का हो, चाहे 1,000 का हो, आप इसके लिए कोई भी एंट्री पास नहीं कर सकते। ओके सर। कोई डाउट है यहाँ पे? नो सर। बट थोड़ा सा मैं ट्विस्ट करूंगा अभी यहाँ पे, ठीक है? अगर ये कंप्यूटर रिकॉर्डेड होता तो क्या करते? अगर वो रिकॉर्डेड होता तो वो ऑलरेडी रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं होता। बिल्कुल होता, डेफिनेटली, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो फिर रियलाइजेशन टू कैश। कैश का कहाँ इन्वॉल्वमेंट, वो बताओ मुझे। कोई कैश इन आउट हो रहा है नहीं, यहाँ पे? फिर नो एंट्री। वेरी गुड, अगेन नो एंट्री। तो एकदम सिंपल लॉजिक रखो, अगर आप जब भी लाइबिलिटीज का सेटलमेंट एसेट से करोगे ना, चाहे वो रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड हो, हम्म आप उसके लिए कोई एंट्री पास नहीं करोगे। ओके सर। कोई डाउट यहाँ पे तो मुझे बताओ। नो सर। वेरी गुड। एक इसमें स्पेशल केस भी कई बार बनता है एग्जाम में, बिकॉज एग्जाम में डिसोल्यूशन का सम जब भी आता है ना, तो यहां पर ट्विस्ट पक्का मिलेगा आपको एक्सपेंसेस के पार्ट में। बिफोर गोइंग टू दिस केस आई विल गिव यू वन एग्जांपल, उससे आपके केस जल्दी क्लियर हो जाएगा। सपोज आपको अपने घर से रेलवे स्टेशन जाना है, ठीक है? और आपने सपोज कोई ऑटो वगैरह हायर किया अपने घर से, और आपने ऑटो में बैठने से पहले रेट फिक्स कर लिए, ठीक? हम्म और आपने बोला कि मैं आपको 200 रुपीज पे करूंगी फॉर द रेलवे स्टेशन। हम्म ऑटो वाला बोल रहा है मीटर से जाएंगे, बट आपने पहले से रेट फिक्स कर दिया, हाँ। है ना? तो आपका ध्यान थोड़ी ना रहेगा मीटर पे अभी। हम्म तो अभी आप ऑटो में बैठ के आप रेलवे स्टेशन पहुंच गए। जब रेलवे स्टेशन पहुंचे आप, तो जो ऑटो का मीटर था उसमें बिल जो बना वो 220 रुपए का बना, या इसमें बिल 180 का भी बन सकता है, कोई भी बिल बन सकता है इसमें, है ना? हम्म तो अभी सपोज अगर बिल बना 220 का, तो क्या आप उसको 220 पे करोगे? उससे मांगा 220 है। नहीं, आपका डील कितने में डन हुआ? 200 में। 200 में डन हुआ ना, आपने तो बैठने से पहले रेट फिक्स कर दिया अभी। हाँ। आपने ऑटो में बैठने से पहले उसको बोल दिया कि मैं आपको 200 रुपए देने वाली हूँ, आप चाहे मीटर में बिल 220 आए, चाहे 250 आए, चाहे 150 आए। हाँ। तो अगर उसके मीटर में बिल 220 आ रहा, तो आप कितना पे करोगे उसको? 200। अगर उसका मीटर में बिल 180 आया, तो 200। तो भी उतना ही पे करोगे ना। तो अगर उसका बिल 220 आ रहा है, तो 20 रुपीज का लॉस तो ऑटो वाला लेगा ना, आप थोड़ी ना लोगे। हम्म अगर उसका बिल 180 आए, तो भी 20 रुपीज का प्रॉफिट ऑटो वाले को ही मिलेगा, हाँ। क्योंकि आपने बैठने से पहले ही डील डन कर दी यहाँ पे। यस सर। एक्चुअली स्पेशल केस भी उसी थीम पे ही काम करेगा, समझना इस केस को अभी। तो यहाँ पे क्या होगा, पार्टनरशिप फर्म will appoint a partner as liquidator। तो पार्टनरशिप फर्म यहां पे क्या करेगी, पार्टनर को एज ए लिक्विडेटर अपॉइंट कर देगी एंड पेज हिम a lump sum amount
से ऑफ ₹10,000। तो फर्म ने एक पार्टनर को अपॉइंट कर दिया और पार्टनर को बोला कि ये सारा काम आपको संभालना है अभी, एंड फॉर दिस वर्क वी आर गोइंग टू गिव यू ₹10,000। तो ये डील डन हो गया 10,000 में। आगे आपसे बोला जाएगा एक्चुअल एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर से इट वाज रुपीज, इट मे बी ₹8,000 और इट मे बी ₹12,000 ऑल्सो, कुछ भी हो सकता है ना ये। तो यहां पर एक्चुअली हो क्या रहा है, यहां पर ये हुआ कि डिसोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले ही आपने एक पार्टनर से डील कर ली और आपने बोला कि वी आर गोइंग टू गिव यू ₹10,000, तो आपने उसको ₹10,000 दे भी दिए। अभी एक्चुअल एक्सपेंसेस चाहे 8,000 आए, 12,000 आए या 15 आए या 1,000 आए, उसका फर्म से तो कोई लेना देना नहीं है ना अभी। तो ऐसे केसेस में आप एक्चुअल एक्सपेंसेस के लिए कोई एंट्री पास नहीं करोगे, आप सिर्फ एक ही एंट्री पास करोगे यहाँ पे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट ₹10,000। तो आप वहां पर सिर्फ यही एंट्री पास करोगे, बिकॉज अभी एक्चुअल एक्सपेंसेस में जो भी बर्डन है, जो भी लॉस है, जो भी गेन है, वो पार्टनर की जिम्मेदारी है ना अभी। तो उसके लिए हम फर्म को तो रिस्पॉन्सिबल नहीं कर सकते हैं, बिकॉज फर्म ने तो काम होने से पहले ही डील फाइनल कर दी थी कि आपको हम ₹10,000 देंगे। तो ये केस ये भी बनता है। ये समझा आपको केस? इसमें भी कभी कभी वो ट्विस्ट कर देते हैं, जैसे लास्ट ईयर ही बोर्ड में किया था। वर्डिंग क्या आएगी क्वेश्चन में? सपोज फर्म अपॉइंट ए पार्टनर है एज लिक्विडेटर एंड पेज ₹10,000 एज लमसम अमाउंट। एक्चुअल एक्सपेंसेस अगेन इट मे बी 8,000 ऑल्सो, इट मे बी 12,000, कुछ भी हो सकता है। तो आपको दोनों केसेस में एंट्री पास करनी है, 8,000 के लिए अलग एंट्री बनानी है, 12,000 के लिए अलग एंट्री बनानी है, ठीक है ना? अलग एंट्री मींस आप एक पहले एज्यूम करना कि एक्चुअल एक्सपेंसेस 8,000 है, फिर आप एज्यूम करना एक्चुअल एक्सपेंसेस 12,000 है। दोनों केस में एंट्री बनाना, ठीक है ना? लेकिन हमें सेकंड एंट्री तो बनानी नहीं है। मैं बता रहा हूं, अभी मेरा सम पूरा नहीं हुआ है। एक्चुअल एक्सपेंसेस ऑफ ₹8 और 12,000 वाज पेड बाय फर्म। ये ट्विस्ट लास्ट ईयर ही आया था बोर्ड एग्जाम में, लास्ट मतलब 2020 में आया था। तो अभी आप एज्यूम करना पहले 8,000 के केस वाले को, इसमें एक एंट्री फ्रेम करने की कोशिश करो। इफ यू वांट यू कैन स्प्लिट द एंट्री। हाँ, बट क्वेश्चन नंबर 1, इस केस में बोर्ड कौन करेगा? देखो अभी आपने एक डील डन कर लिया ए से, ए को आपने 10,000 दे दिया, उसके बाद किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है? एक ही हो गई। तो पहले ए को 10,000 रुपीज दे दो, आप एक काम करो, है ना? एक काम करते हैं हम लोग, पहले ए को 10,000 रुपीज दे देते हैं और उसकी एंट्री बन जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। तो इस एंट्री के बाद नाउ हु इज रिस्पॉन्सिबल टू पे द एक्सपेंसेस? ए, क्योंकि आपने ए से एक डील फाइनल की और आपने ए को 10,000 रुपीज दे भी दिया ना। अभी आपसे आगे उसने ये बोल दिया कि एक्चुअल एक्सपेंसेस ऑफ ₹8,000 वाज पेड बाय फर्म। अभी फर्म क्यों पे करेगी इसको? इसको ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। वेरी गुड, एक एंट्री यहाँ पे और बन जाएगी फिर, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, बिकॉज ये मनी ए को पे करना था बट पे किया फर्म ने, तो फर्म जो है वो ए से इतना मनी रिकवर भी करेगी। लेटर ऑन इफ यू वांट यू कैन क्लब दीज टू एंट्रीज और आपकी एंट्री यहां पर क्या बन जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश 8,000 एंड टू एज कैपिटल अकाउंट 2,000। कोई डाउट आपको इस केस पे? प्लीज मुझे बताओ आप। नो सर। तो आप 12,000 वाले केस की एंट्री बनाओ एक बार। 12,000 वाले केस में
First entry same realization account debit to A capital 10,000. वेरी गुड. फिर A capital account debit 12,000 to cash account 12,000. वेरी गुड. मर्ज कर दो दोनों एंट्रीज को अभी. जब मर्ज करेंगे तो A capital account debit कितने अमाउंट से? एक सेकेंड. अगर हमने 2,000. वेरी गुड. तो आपका मर्ज करने पे 12,000 के केस में एंट्री क्या बन जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 10,000. एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,000 एंड टू दैट कैश और बैंक cash. 12,000 रुपीज. आपको यहाँ पे कोई डाउट है या पता मुझे बताओ कोई भी? No sir. अभी इसमें आपसे ऐसा भी बोल सकता है कि हाफ पेड बाय फर्म हाफ पेड बाय पार्टनर, ऐसा भी हो सकता है केस. तो वो एक मिक्सचर टाइप वो प्रोड्यूस करेंगे इस केस के लिए, वो मतलब इस स्टेप के लिए. तो अपना लॉजिक एकदम क्लियर रखो, फोकस करो कौन रिस्पॉन्सिबल है और कौन पे कर रहा है. अगर पार्टनरशिप फर्म रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो आप रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट नहीं कर सकते हो. समझा ना आपको? यस सर. ओके. तो अभी आपका रियलाइजेशन का काम खत्म हो गया. मीन्स अभी देखो अभी तक आपने क्या क्या किया. आपने सारे एसेट को सेल कर दिया है ना. देन आपने उससे लाइबिलिटीज को पे किया है ना. उसके बाद आपने कुछ भी एक्सपेंसेस थी उसको भी पे कर दिया. तो माइंड में एक बैलेंस शीट लेके आओ अपने. देखो अभी बैलेंस शीट में और कौन कौन से अकाउंट ओपन बचे हुए हैं. अभी रिजर्व पार्टनर को बांट दिया आपने है ना. कैपिटल बचे हैं. इनसाइड लायबिलिटीज बची है. और अपार्ट फ्रॉम कैपिटल व्हाट इज इनसाइडर लायबिलिटी? लोन टू पार्टनर्स लोन अकाउंट. पार्टनर लोन हो सकता है ना. हाँ. तो जब बिजनेस हम शट डाउन करते हैं ना तो उसका भी पेमेंट का भी प्रायोरिटीज होता है. पहली प्रायोरिटी मुझे आउटसाइडर को देनी है जिनको मुझे रियलाइजेशन के अंदर ही पे करना है. यस सर. दूसरी प्रायोरिटी रहेगी पार्टनर के लोन की. और तीसरी प्रायोरिटी रहेगी पार्टनर के कैपिटल की. तो अभी सारे आउटसाइडर्स को मैं ऑलरेडी रियलाइजेशन में पे कर चुका हूं. तो चाहे वो रिकॉर्डेड थे चाहे वो अनरिकॉर्डेड थे, सब पे हो चुके हैं ना. यस सर. अभी नेक्स्ट बारी किसकी है? पार्टनर के लोन की. अभी यहां पर भी कभी कभी वो ट्विस्ट डाल देंगे आपके लिए. ठीक है ना. तो मैं सारे केसेस अभी डिस्कस करूंगा. आपके एग्जाम में इसके बाहर कोई केस बन ही नहीं सकता है. ठीक. तो अभी सपोज पार्टनर लोन की बारी आ रही है. तो व्हाट इज द स्टेप नंबर नाउ? स्टेप नंबर 8. ट्रीटमेंट ऑफ पार्टनर लोन. और यहां पे ना आपका जो लॉजिक है उससे एंट्री बनाओ. एंट्री आप सारी याद तो कर नहीं सकते अभी. क्या ऐसा कुछ रूल है क्या पार्टनर का लोन लायबिलिटी में ही हो सकता है? क्या लोन एसेट में नहीं हो सकता? क्या हो सकता है? पॉसिबल है. ये भी तो केस पॉसिबल है ना. हाँ. ओके. तो सपोज फॉर एग्जांपल देयर आर टू पार्टनर्स इन द बिजनेस ए एंड बी एंड दे हैव गिवन यू वन बैलेंस शीट इन द क्वेश्चन. और ए का लोन दिया है लायबिलिटी में सपोज से 10,000 और बी का लोन सपोज आपको एसेट साइड में दिया हुआ है 20,000 रुपीज. ठीक है ना. तो अगर लोन आपको लायबिलिटीज में गिवन है इट मींस इसका मतलब क्या हुआ? हमें पे करना है को. मींस पार्टनरशिप फॉर्म ने ए को पे करना है ना. हाँ. और लोन अगर आपको एसेट में दिया है तो बी पार्टनरशिप फर्म को पे करेगा. बी पार्टनरशिप फर्म को पे करेगा. तो पहले मैं आता हूं लायबिलिटीज वाले लोन पे. ठीक है ना. तो इफ पार्टनर लोन is given on liability side. तो मैं इसी एग्जांपल से सब रेफरेंस लेके चलूंगा. ठीक है ना. तो इन दिस केस वी हैव टेकन A's loan as rupees 10,000 and it is given on the liability side of the balance sheet. Case number 1. If nothing is mentioned about the payment of loan, if nothing is mentioned about पेमेंट ऑफ लोन, मीन्स क्वेश्चन में कुछ मेंशन ही नहीं किया आपको.
तो अंडर सच केस आप एज्यूम करना कि लोन हमने पे कर दिया है इन कैश। इन कैश या इन बैंक, जैसे भी क्वेश्चन में बैंक अकाउंट दिया तो बैंक से पे करना, कैश दिया तो कैश से पे कर देना। मीन्स क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं किया अगर आपने लोन पे किया नहीं पे किया, कुछ भी मेंशन नहीं किया आपको। तो अंडर सच केस आपको एजम्पशन ही क्या होगा कि आपने लोन को रीपे किया, तो आपकी एंट्री वहां पर क्या बन जाएगी, इज लोन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। क्लियर ना? यस सर। कोई डाउट इसमें? नो सर। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट थिंग, केस नंबर 2। सपोज आपसे ऐसा बोल दिया जाए क्वेश्चन में कि एज लोन was paid along with interest of ₹1000। अब क्या करें? एज लोन अकाउंट डेबिट और फिर पता नहीं इंटरेस्ट हो नहीं। सोचना, पार्टनरशिप फर्म बंद हो रही है, ठीक है ना, कोई नया अकाउंट ओपन करना नहीं चाहिए ना इस टाइम तो हमको तो बिकॉज नया अकाउंट अगर आप ओपन करोगे तो फिर क्लोज भी करना पड़ेगा ना उसको। तो वो 1000 हम कैपिटल में डाल दें? नो, उसको दिखाओगे आप रियलाइजेशन में। ओके, समझा ना आपको? यस सर। तो उसकी एंट्री बन जाएगी एज लोन अकाउंट डेबिट। तो अगर आपको लोन में भी कोई लॉस गेन हो रहा है ना पार्टनर्स लोन में, तो उसको भी आपको रियलाइजेशन में शो करना होगा। ओके सर। तो एज लोन अकाउंट डेबिट बाई 10,000, जो आपको यहाँ पे लॉस हुआ वो लॉस जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में 1000 टू कैश और बैंक अकाउंट, दैट इज 11,000 रुपीज। क्लियर हुआ ना? यस सर। सपोज क्वेश्चन में ऐसा बोल दिया आपसे, केस नंबर 3, एज लोन was paid under a rebate of ₹1000। अब क्या करोगे? एज लोन अकाउंट डेबिट 10,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट 1000 टू कैश बैंक 10,000 9,000। 9,000। तो इन दिस केस वी आर इन गेन ना? यस सर। तो अगर आपको गेन होगा तो उसको आप डाल देना रियलाइजेशन अकाउंट में। तो एज लोन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट 9,000, और जो गेन हुआ आपको 1000 का, दैट गेन विल बी शोन इन द रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर हुआ आपको ये? यस सर। अगली वाली की एंट्री बताना सोच के, ठीक है? केस नंबर 4, सपोज वर्डिंग ये आ गया, ए इज ए पार्टनर है, ओके, सेम पार्टनर है ये। ए टेक्स ओवर अनरिकॉर्डेड से कंप्यूटर, अगेन कंप्यूटर ले लेते हैं, ऑफ ₹12,000 इन सेटलमेंट ऑफ हिज लोन। ट्राई करो एंट्री बनाने के लिए, बनेगी भी या नहीं बनेगी? सर बननी तो चाहिए। क्यों बननी ताकि चाहिए? हम लोन अकाउंट क्लोज करें। वेरी गुड, बननी तो चाहिए बिकॉज आपको लोन अकाउंट तो क्लोज करना ही पड़ेगा। यस सर। वेरी गुड, आप एकदम सही सोच रहे हो। बताओ अभी एंट्री क्या बनाऊं फिर मैं अभी यहाँ पे? 2 बार रियलाइजेशन अकाउंट को मेंशन करेंगे। 2 बार क्यों बनाओगे रियलाइजेशन अकाउंट? ये भी सही बात है। एक बिकॉज अनरिकॉर्ड, एक सेकंड, 12,000 is settlement of loan. एनालाइज करो, पता है एंट्री बनेगी। सोचो क्या क्या हो सकता है इसमें। ए का लोन 10,000 का है, ठीक है ना?
फर्म को लॉस हो रहा है 2000 का, लेकिन ओके, अनरिकॉर्डेड काउंटर लॉस कहाँ हुआ यहाँ पे? मतलब नहीं। ए लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट अमाउंट 10,000। वेरी गुड, दैट इज द राइट एंट्री। लॉजिक समझाओ मुझे इसका। देखो मैं आपको उसका लॉजिक समझाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे एंट्री तो 100% पास करनी थी। क्यों करनी थी? बिकॉज ए का लोन आपने रियलाइजेशन में पे नहीं किया था और ना ही आपने ए के लोन को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया था। तो आपको उसको अकाउंट को तो क्लोज करना है, इन एनी केस उसको तो आपको डेबिट करना ही है। मैंने आपको लास्ट क्लास में एक चीज बोली थी कि कोई भी चीज अगर अनरिकॉर्डेड है, एज पर द बुक उसका वैल्यू कितना होता है? वैल्यू कितना होता है? जीरो। अब जीरो। देखो आप भले ही आपके पास ये कंप्यूटर बिजनेस में है, बट एज पर बुक तो नहीं है ना। और हम तो यहाँ बुक्स क्लोज कर रहे हैं ना अभी। तो एज पर बुक इसका वैल्यू जीरो है। तो दैट मीन्स मैंने ए के लोन को कुछ पे ही नहीं करा। ये तो मेरा पूरा गेन हो गया अभी। यस सर। समझा ना आपको ये? यस सर। तो एंट्री क्या बन जाएगी? एज लोन डेबिट 10,000 टू रियलाइजेशन 10,000। इट इज अ कंप्लीट गेन टू अस बिकॉज इन द लॉजिकल सोचो अगर आप, तो आपने ए के लोन के बदले उसको एज पर द बुक तो कुछ भी नहीं दिया ना, क्योंकि जो चीज आपने दी वो तो बुक में ही नहीं है। यस सर। और किसी भी अनरिकॉर्डेड आइटम का एज पर द बुक वैल्यू तो जीरो रहेगा। यस सर। कोई डाउट अभी आपको यहाँ पे? नो सर। वेरी गुड। अगर ये कंप्यूटर रिकॉर्डेड होता तब क्या करते? अगर ये कंप्यूटर रिकॉर्डेड होता सोच के सर, बताना। तब तो रियलाइजेशन अकाउंट 2 बार आना हाँ, चाहिए। बनाओ ना, एंट्री बनाओ, सोचो एंट्री बनाओ। अगर ये कंप्यूटर रिकॉर्डेड होता तब क्या होता? एज लोन अकाउंट डेबिट 10,000, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 2,000, ओके। टू रियलाइजेशन अकाउंट 12,000। तो आप एक काम करो ना, फिर वही एंट्री बना दो ना, एज कैपिटल टू रियलाइजेशन 10,000। हाँ। एंट्री तो वही बनी ना फिर भी। आपकी Yes, sir. आपकी एंट्री रॉन्ग नहीं, आपकी एंट्री राइट है। आपने मुझे क्या बोला? ए लोन डेबिट 10,000, रियलाइजेशन डेबिट 2,000, टू रियलाइजेशन 12,000। यस सर। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर आप इसको कर दो तो उस केस में भी आपकी एंट्री यही बनेगी, एज लोन टू रियलाइजेशन। यस सर। कोई डाउट आपको इसमें अभी? नो सर। क्लियर ना? यस सर। वेरी गुड। और ये तो आपके केसेस बन गए अभी, अगर लोन आपको लायबिलिटीज में गिवन है। सम टाइम दे मे गिव यू लोन ऑन द एसेट साइड ऑल्सो, ठीक है ना? तो इफ पार्टनर लोन is given on asset side, so in this case this loan has to be paid by the firm to the partner. Yes sir. And in our example we have taken the balance, in the balance sheet we have taken the B's loan on the asset side ना। तो B का लोन मैं ले लेता हूं on the asset side, it is rupees 12,000। केस नंबर 20 ना, मैंने 12 बोल दिया क्या? हाँ। ओके, नो प्रॉब्लम, 20,000 रुपीज है। केस नंबर 1, इफ नथिंग इज मेंशन इन द क्वेश्चन, क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं किया है कि पार्टनरशिप फर्म ने ये लोन पे किया या नहीं पे किया, कुछ मेंशन नहीं किया, ठीक है? तो अंडर सच केस आपके हिसाब से क्या करना चाहिए मुझे? कैश अकाउंट डेबिट टू बी लोन अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू बी लोन अकाउंट। ओके। तो आप ये एज्यूम करो कि आपने पूरा लोन रिकवर, एक मिनट, आप कैश डेबिट क्यों करो यहाँ पे? कुछ कैश आएगा। ओके, मतलब आप ये एज्यूम करो कि पार्टनर ने मनी पे कर दिया। हाँ। है ना? तो अगर सपोज क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है ना,
तो अंडर सच केस आप ये एज्यूम करना कि आप ये मनी उसके कैपिटल में से कट कर दोगे, अगर कुछ मेंशन नहीं है तो। ओके। तो आपकी एंट्री वहां पे बनेगी बीज कैपिटल टू बीज लोन अकाउंट। समझा आपको ये? हाँ, अगर ये लिखा है क्वेश्चन में क्लियरली केस नंबर 2 में कि बीज लोन was recovered in cash, then you are right. Then you can pass a entry cash account debit to B's loan account. कैश और बैंक जैसे भी रिकवर किया आपने, क्लियर ना? डेबिट टू B's loan account and the amount is ₹20,000. तो अगर कैश के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया क्वेश्चन में, तो अंडर सच केस आप वो मनी उसके कैपिटल में से माइनस कर देना। क्लियर? कोई डाउट? नो सर। केस नंबर 3, अगर ऐसा बोल दिया जाए आपको, B's loan was settled along with interest of ₹1,000. एज्यूमिंग ये लोन एसेट में दिया है, ठीक है ना, लाइबिलिटी में नहीं है। क्या करोगे अभी? तो अभी हम एज्यूम कर रहे हैं कि उसने कैश में पे किया या उसके कैपिटल से? नहीं, कैश में पे करोगे। सेटल लिख दिया तो कैश में पे करोगे। तो फिर कैश अकाउंट डेबिट 21,000 ओके टू बीज लोन अकाउंट 20,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,000। वेरी गुड, बिकॉज आपको यहाँ पर 1,000 रुपीज का गेन हो गया, एंड दैट गेन विल बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर हुआ ना ये? यस सर। इसका अपोजिट केस भी पॉसिबल है, इसका मतलब है ना कि बी के लोन को आपने, बीज लोन वाज रिकवर्ड एंड डिस्काउंट अलाउड रुपीज अगेन 1,000। अब क्या करोगे? कैश अकाउंट डेबिट 19,000, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 1,000 टू बीज लोन अकाउंट 20,000। वेरी गुड। कोई डाउट आपको यहाँ पे? नो सर। केस नंबर 5 का एंट्री आपको बनाना है अभी, ठीक है? बी एग्री टू पे unrecorded creditor of ₹21,000 in settlement of his loan. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बीज लोन अकाउंट Amount 20,000। 20,000। वेरी गुड। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बीज लोन अकाउंट। बट इस एंट्री का लॉजिक समझाओ एक बार मुझे। बिकॉज बी ने क्रेडिटर को डायरेक्टली पे कर दिया, हमें Okay. लॉस हो गया, कुछ हमें कुछ नहीं मिला। आपको कैसे लॉस हो गया यहाँ पे? मतलब लॉस नहीं हुआ, बट हमें कैश नहीं मिला। मालूम है, सुनो ना, सुनो मानी, सुनो। अगर आप पे करते ना तो आप 21,000 पे करते उसको, हाँ तो आपको तो यहाँ 1,000 का गेन हो गया एक्चुअली। हाँ, देखो, बट उसके लिए एंट्री नहीं है। हाँ सुनो बताओ, कभी भी कंफ्यूजन हो ना माइंड में, तो मालूम आप क्या करना, आप एंट्री को स्प्लिट कर दिया करो। देखो, अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स आपने पे, सपोज अगर इसको आप पे करते तो आपको 21,000 रुपीज पे करना पड़ता। यस सर। है ना? बट एज आई टोल्ड यू कि अनरिकॉर्डेड का मतलब क्या होता है कि ये आपकी बुक्स में नहीं है। एज पर द बुक इनका वैल्यू 0 है। तो दैट मीन्स, और इसका सेटलमेंट किससे हो रहा है? बी के लोन से हो रहा है। आपकी बुक्स में बी का लोन ऑन द एसेट साइड कितने अमाउंट का था? 20,000 रुपीज का।
Yes, sir. दैट मीन्स आपने लाइबिलिटीज को पेमेंट कितना किया, 20,000 रुपीज ही किया। तो इसीलिए आपकी एंट्री यहां पर क्या बन रही है, रियलाइजेशन टू बीज लोन 20,000 रुपीज। इसको ऐसे समझो ना, अगर सपोज मैं आपसे यहां पर सिंपल वर्ड में ये बोलता अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर ऑफ 21,000 वाज पेड 20,000, तब आप एंट्री क्या पास करते? यही वाला। तो आप नहीं, सपोज बी के लोन को छोड़ दो, बी के लोन को छोड़ो अभी, सपोज क्वेश्चन ये होता कि अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर ऑफ 21,000 वाज पेड 20,000, तो आप सिंपल एंट्री यही पास करते ना, रियलाइजेशन टू कैश 20,000 रुपीज। हाँ। तो आपका सेटलमेंट जिस अमाउंट से हुआ उसी अमाउंट से एंट्री पास करोगे ना आप तो। यस सर। क्योंकि ये अमाउंट तो आपकी बुक में ही नहीं है। समझा ना आपको? यस सर। कोई डाउट आपको इसमें अभी? नो सर। ओके, एक और एंट्री बनाओ फिर अभी आप, केस नंबर 6। बी एग्री टू पे realization expenses of rupees 25,000 in settlement of his loan. In settlement of his loan. बस इतना ही क्वेश्चन? बस ये। कैश अकाउंट डेबिट। कौन सा कैश इन हो रहा है? कौन सा कैश इन हो रहा है यहाँ पे? नहीं, बी अग्री टू पे। अच्छा, ओ सॉरी, रियलाइजेशन एक्सपेंस ऑफ 25,000 सेटलमेंट ऑफ हिज लोन। कोई एंट्री नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? बीज लोन अकाउंट क्लोज नहीं करोगे आप? नहीं, वो भी क्लोज करने है। वो तो क्लोज करना ही पड़ेगा इन एनी केस आपको ना। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बीज लोन अकाउंट। बस, वेरी गुड, एंट्री विल बी सेम। रियलाइज, देखो ना अभी आप दोनों को केस को कंपेयर करो, तो ये भी तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी ही है मेरी। ये कौन सा बुक में है? ये भी तो बुक के बाहर ही होता है। यस सर। तो केस तो सेम ही हो गया ना अभी ये। तो आपका एंट्री भी सेम होगा फिर, रियलाइजेशन टू बीज लोन। बिकॉज आप जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की बात कर रहे हो, इट इज नॉट इनसाइड द बैलेंस शीट ना। तो वो तो आपको हमेशा बैलेंस शीट के बाहर ही मिलता है हमेशा। यस सर। तो अल्टीमेटली केस तो वही बन गया ये कि आपने सेटलमेंट कर दिया अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर से या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी से। क्लियर हुआ? कभी अभी बताओ यहाँ पे कोई डाउट है तो आप? नो सर। वेरी गुड। एट द एंड realization account will be closed and profit oblique loss on realization will be given to partners in their profit sharing ratio। ठीक है? तो अभी आपका रियलाइजेशन का काम खत्म हो गया। इसके बाद आप इस अकाउंट को क्लोज कर दो, और क्लोज करने के बाद जो भी आपको रियलाइजेशन में गेन होगा, इनकेस आपको अगर प्रॉफिट होता है सपोज, तो प्रॉफिट भी आपको पार्टनर्स को देना है। और इसकी एंट्री क्या बनेगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इन केस अगर आपको लॉस हो गया उल्टा, तो एंट्री रिवर्स हो जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर हुआ है आपको? यस सर। और डिसोल्यूशन में एक्चुअली मेन अकाउंट रियलाइजेशन ही है। इसके बाद क्या बचा अभी पे करने के लिए? कैपिटल। बस कैपिटल ही बचा ना अभी। तो आफ्टर दिस इफ दे आस्क इन द एग्जामिनेशन, यू हैव टू मेक वन पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और उसके ओपनिंग बैलेंसेस लिख के जो भी आपने पार्टनर्स कैपिटल कहीं पर भी यूज किया है ना, रिजर्व बांटने हैं, प्रॉफिट और लॉस देना है आपको रियलाइजेशन का, वो सब कैपिटल में दिखा देना आप। और जो भी फाइनल ड्यूज होंगे पार्टनर्स के, उनको पे ऑफ कर दो। किसी का कैपिटल अगर नेगेटिव हो गया है तो वो मनी लेके आएगा, किसी का कैपिटल अगर पॉजिटिव है तो वो मनी
आप उसको मनी पे करोगे, यस सर। ठीक है ना। कभी कभी क्वेश्चन में अगर आपको करंट अकाउंट भी मिल जाए अगर, तो आप गलती से भी कोई भी काम करंट अकाउंट के अंदर मत करना। मींस आप जैसे रिजर्व बांट रहे हो, रियलाइजेशन बांट रहे हो, प्रॉफिट लॉस जो भी है, वो काम आपको करंट अकाउंट में कुछ नहीं करना है। वो डायरेक्टली आप करंट अकाउंट के बैलेंसेस को कैपिटल में डायरेक्टली ट्रांसफर कर दो। समझा आपको ये? यस सर। नेक्स्ट थिंग, आपके सिलेबस में इनसॉल्वेंसी वाले केसेस है नहीं, तो आपके पास जो क्वेश्चन ऑफ का डिफिकल्टी लेवल रहेगा उसमें इंसॉल्वेंसी के केसेस आपको कवर करने नहीं, तो क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं पड़ेगा वो चीज। क्योंकि इंसॉल्वेंसी में क्या होता है ना, इंसॉल्वेंसी में पार्टनर के पास भी पैसे नहीं है, तो अगर सपोज किसी का बैलेंस नेगेटिव हो गया है तो पैसे कहां से आएंगे अभी? तो ऐसे केसेस नहीं, वो क्यों हो, तो इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? बैंकरप्ट हो गया ना पार्टनर तो अभी। तो वो केसेस आपके सिलेबस में नहीं है। ओके सर। ठीक है ना। Next thing, after the preparation of partners capital account, in case if they ask, then you have to make one bank account also. बैंक और कैश जो भी आपसे पूछा जाएगा, और जो भी इनफ्लो आउटफ्लो होगा मनी का वो आप बैंक के लेजर में शो कर दोगे। एट द एंड बैंक अकाउंट में कोई बैलेंस कैरी डाउन बचना नहीं चाहिए, दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए। यस सर। अगर कुछ बैलेंस बच रहा है, इट मींस आपने कुछ ना कुछ मिस्टेक कर दिया। नेक्स्ट थिंग, कमिंग टू द बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम में जो आजकल सम का पैटर्न है ना, दे आर नॉट आस्किंग फुल फ्लेज सम। आपको 5 या 6 केसेस देंगे आपको, जो मैंने देखा है रिसेंट ट्रेंड जो बोर्ड एग्जाम में फॉलो कर रहे हैं, दे विल गिव यू 5-6 केसेस। आपको नहीं सिर्फ 5-6 केसेस की एंट्रीज को पास करना है और कुछ नहीं करना आपको। तो इस दिस टाइम का जो सीबीएसई का जो सैंपल पेपर आया उसमें उन्होंने आपको ऑप्शन दिया ना रिटायरमेंट और डिसोल्यूशन में। यस सर। तो आई विल एडवाइज यू कि डिसोल्यूशन अटेम्प्ट करना कंपेयर टू रिटायरमेंट, क्योंकि ये सब कम टाइम में सॉल्व होगा और आपको मार्क्स भी फुल आएंगे इसमें। ठीक है ना। तो ये आपका डिसोल्यूशन हो गया पूरा कंप्लीट, सारे स्टेप्स कंप्लीट हो गए। और एक बार आप सारे स्टेप्स अगर आप पढ़ लोगे तो आप इसके बाहर बोर्ड में नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। ओके सर। ठीक है ना। तो अभी के लिए इतना रखते हैं हम लोग।